हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है ओलिगोहाइड्रोएमनियोस वाला जो क्वेश्चन है उसे डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। ठीक है, बेसिकली ये होता क्या है पहले मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है और उसकी वूम में एक बच्चा होता है, यानी कि मतलब एक बच्चे को वो क्या करती है, अपने वूम में रखती है। तो उस वूम में जब बच्चा रहता है तो उसके आसपास क्या होता है, एक फ्लूइड सर्कुलेट करता रहता है, या फिर उसी फ्लूइड के अंदर जो है बच्चा रहता है, जो फ्लूइड उसे जो है प्रोटेक्शन देने का काम करता है। उसका जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो जो है ये करके रखता है, और मतलब सारी चीज़ें जो वो बच्चे को न्यूट्रिशन वगैरह की नीड होती है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, और एक सेफ्टी पर्पज से भी एक फ्लूइड वहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसे क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो बच्चे के ग्रोथ डेवलपमेंट जब वो वुम में रहता है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन ओलिगोहाइड्रोएमनियोस एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर मदर की वुम में जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका अमाउंट कम देखने के लिए मिलता है अकॉर्डिंग टू गेस्टेशनल एज, यानी कि जितने मंथ की प्रेगनेंसी उसकी है उसके अकॉर्डिंग अगर एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कम है तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। ठीक है, अब ये यहाँ पे ये मीनिंग ही क्लियर दे रहा है। ओलिगो यानी क्या होता है, कम होता है, एमनियोस यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, हाइड्रोस यानी कि फ्लूइड, और एमनियोस यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि ओलिगोहाइड्रोएमनियोस क्या है, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका अमाउंट नॉर्मल से कम होता है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन से हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस इज अ कंडीशन इन pregnancy in which the amount of amniotic fluid surrounding the fetus is less than normal for the gestational age। ठीक है, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस क्या है, एक ऐसी कंडीशन है प्रेगनेंसी की जहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड का जो अमाउंट है वो फीटस के सराउंडिंग में कम होता है, लेस देन नॉर्मल गेस्टेशनल एज, यानी कि गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग जितना फ्लूइड बच्चे के आसपास रहना चाहिए था उतना फ्लूइड बच्चे के आसपास नहीं रहता है। ठीक है, amniotic fluid is essential for fetal growth moment, lung development and protection from injury। और amniotic fluid क्या होता है, एक ऐसा essential fluid होता है किसी भी fetus के एक ग्रोथ के लिए, मोमेंट के लिए, लंग डेवलपमेंट के लिए और प्रोटेक्शन के लिए, जो कि बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। ओलिगोहाइड्रोएमनियोस इज एन ऑब्स्टेटिक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ amniotic fluid for the gestational age, diagnosed when amniotic fluid index is less than 5 centimeter और सिंगल डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट इज लेस देन 2 सेंटीमीटर ऑन अल्ट्रासाउंड। ठीक है, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस जो है एक ऐसी ऑब्स्टेटिक कंडीशन है जिसमें कुछ कैरेक्टर जो किन किन चीज़ों से कैरेक्टराइज्ड हो रही है, डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, किससे कैरेक्टराइज्ड हो रही है, एमनियोटिक फ्लूइड के वॉल्यूम के डिक्रीज होने से। ठीक है, और इसे जो है ये मतलब जो गेस्टेशनल एज होती है, अकॉर्डिंग टू गेस्टेशनल एज उसके अकॉर्डिंग जब एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कम होता है तब इसे जो है ओलिगोहाइड्रोएमनियोस कहा जाता है। और ये डायग्नोस कब होता है, जब एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट जो है एक इंडेक्स वैल्यू से कम होता है, मतलब कि लेस देन 5 सेंटीमीटर, और सिंगल डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट कितना होता है, 2 सेंटीमीटर ऑन अल्ट्रासाउंड। मतलब अल्ट्रासाउंड कि इसमें हमें पता चला कि भाई इससे कम है तो इसे क्या कहा जाएगा, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस कहा जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके कॉजेज़ क्या क्या है। ठीक है, तो मेजर कितने कॉजेज़ होते हैं इसके, 4 कॉजेज़ होते हैं। एक तो फीटल कॉजेज़ हो गए, दूसरा हो गया मैटरनल कॉजेज़, तीसरा हो गया प्लेसेंटल, और चौथा हो गया अदर। ठीक है, हम देखते हैं फीटल कॉजेज़। तो फीटल के कारण कौन कौन से, तो इसमें सबसे पहले आता है कंजेनाइटल रीनल एनॉमलीज, यानी कि किडनी डिफेक्ट की वजह से किड्स अगर बर्थ के टाइम से ही कोई किडनी की प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से ओलिगोहाइड्रोएमनियोस हो सकता है। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यूरिन निकालने वाले रास्ते में किसी भी टाइप का कोई भी ब्लॉकेज वगैरह हो तो हो सकता है। ठीक है, अब ये कभी मतलब ये क्यों होता है, तो प्रेगनेंसी का जो सेकेंड हाफ होता है उसमें एमनियोटिक फ्लूइड का बड़ा हिस्सा जो है बेबी के यूरिन
यूरिन से बनता है, ठीक है, बेबी के यूरिन से बनता है। अगर किडनी सही से काम नहीं करेगी तो क्या होगा, फ्लूइड कम बनेगा, और फ्लूइड कम बनेगा तो बच्चे को क्या होगा, इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड कॉजेज़ आता है हमारे मैटरनल कॉजेज़। सेकंड मैटरनल कॉजेज़ जिसमें कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, मतलब प्रेगनेंसी की वजह से जो है फीमेल का बीपी हाई रहता है, तो उस रीज़न से भी ओलिगोहाइड्रोएमनियोज जैसी कंडीशन क्रिएट हो सकती है। दूसरा आता है डिहाइड्रेशन, ठीक है, मतलब कि क्रोनिक डिहाइड्रेशन की वजह से भी जो है मतलब मदर की बॉडी में ऑलरेडी वाटर नहीं है, फ्लूइड नहीं है, तो उससे क्या होगा कि एमनियोटिक फ्लूइड प्रॉपर अमाउंट में बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, ठीक है। क्रोनिक हाइपरटेंशन अगर है तो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लेसेंटल कॉजेज भी कुछ कुछ होते हैं, जैसे कि यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, मतलब कि जो ब्लड सप्लाई होती है प्लेसेंटा को वो कम मिल पाना, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो प्लेसेंटा जो है बेबी को सारे जो इंग्रेडिएंट न्यूट्रिएंट सारी चीज़ें जो प्लेसेंटा प्रोवाइड करता है वो नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर अमाउंट में नहीं होती, और जिसकी वजह से बेबी की ग्रोथ और यूरिन प्रोडक्शन में क्या हो सकता है, कमी आ सकता है, और जिसके कारण जो है ओलिगोहाइड्रोएमनियोज जैसी कंडीशन क्रिएट हो सकती है, ठीक है। उसके बाद कुछ अदर कॉजेज़ भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी हो गया, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, कुछ मेडिसिन हो गई जैसे कि ईसीई इनहिबिटर, ये सारी चीज़ें भी जो है कंट्रीब्यूट करती है एमनियोटिक फ्लूइड के अमाउंट को कम करने में, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो एक क्लिनिकल फीचर इसका ये होता है कि जो मदर के वोम का साइज़ होता है, मतलब कि जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसके गर्भ का साइज़ बड़ा हुआ होता है, तो अकॉर्डिंग टू गेस्टेशनल एज मदर के वूम का साइज़ उतना बड़ा देखने के लिए मिलता है, नहीं मिलता है, ठीक है। स्मॉल यूट्रस फॉर गेस्टेशनल एज, मतलब गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग यूट्रस क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। रेड्यूस्ड एब्डोमिनल इन्लार्जमेंट, ठीक है, जो एब्डोमिनल इन्लार्जमेंट होती है फीमेल की वो भी कम देखने के लिए मिलती है, ठीक है। फीटल पार्ट इजीली पाल्पेबल, ठीक है, मतलब जो फीटस के पार्ट है उन्हें इजीली पाल्पेट किया जा सकता है, ठीक है। रिड्यूस फीटल मोमेंट, बच्चे के मोमेंट भी कम देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन पाल्पिटिंग द प्रेजेंटिंग पार्ट, और साथ ही प्रेजेंटिंग पार्ट को वो जो है पाल्पेट करने में भी दिक्कत फेस होगी, ठीक है। अब इसके डायग्नोसिस क्या क्या देखने के लिए मिलेगी, तो इसमें जो है क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा पूरा, उसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी की जाएगी, ठीक है। उसके बाद नॉन स्ट्रेस टेस्ट और बायोफिजिकल प्रोफाइल भी इसके अंदर किया जाता है, ठीक है। अब इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या आएगा, इंक्रीज रेट ऑफ ऑपरेटिव डिलीवरी, यानी कि सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी के चांसेस इसमें ज़्यादा राइज होने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोलॉन्ग लेबर के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद फीटल में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, क्योंकि फ्लूइड प्रॉपर नहीं रहेगा तो बच्चे की ग्रोथ में क्या हो सकता है, रुकावट आ सकती है, ओके। उसके बाद कॉर्ड कंप्रेशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया, यानी कि अनडेवलप्ड लंग देखने के लिए मिलेंगे, बच्चे के लंग्स जो है प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बच्चों के लंग डेवलपमेंट में ये जो है एमनियोटिक फ्लूइड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, और अगर एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट ही सही नहीं रहेगा तो क्या बच्चे के लंग प्रॉपर तरीके से डेवलप हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, ठीक है। उसके बाद स्टिल बर्थ, यानी कि बच्चे की मतलब मरा हुआ बेबी भी जो है इसके कंडीशन में हो सकता है, मतलब बच्चे की इंट्रायूटेराइन डेथ भी हो सकती है। उसके बाद इसके मैनेजमेंट में क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले मदर का जो हाइड्रेशन लेवल है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ठीक है, एडिक्वेट मैटरनल हाइड्रेशन। उसके बाद रेगुलर फीटल मॉनिटरिंग, बच्चे की जो है रेगुलर मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाती है, कि सही तरीके से बच्चा ग्रो कर रहा है, नहीं कर रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड कम है, ज़्यादा है, कैसा क्या है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइन कॉजेज़, और अगर कोई कॉज है जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, उसके बाद क्रोनिक हाइपरटेंशन हो गया, तो उन सारी चीज़ों को भी जो है ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। एमनियोन इन्फ्यूजन ड्यूरिंग लेबर इफ़ इंडिकेटेड, और अगर मतलब ज़्यादा ही कम अमाउंट में एमनियोटिक फ्लूइड है तो जो है उसका इन्फ्यूज़न भी किया जाता है, ठीक है। टाइमली इंट्रोडक्शन ऑफ लेबर और सिजेरियन सेक्शन व्हेन नेसेसरी, मतलब कि अगर ज़्यादा ही सीवियर कमी दिखने के लिए मिल रही है तो सिजेरियन सेक्शन को इंडिकेट भी किया जाता है, मतलब सिजेरियन सेक्शन के थ्रू जो है बच्चे की डिलीवरी की जाती है, ताकि बच्चा जो है सेफली डिलीवर किया जा सके, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा ओलिगोहाइड्रोएमनियोस वाला क्वेश्चन। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए
क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।